भारी चैप्टर है, 10-12 मार्क्स का आराम से ही आता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ऑब्वियसली बात है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पॉइंट्स हैं वो तो हम बाद में मार्क करेंगे। अभी चलो PYQ से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आपके मेटलर्जी के PYQs आपके सामने, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला PYQ आपके सामने है यहाँ पर। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कह देंगे वीडियो में दिखता नहीं है PDF, बड़ा कर देता हूँ। तो पहला आपका क्वेश्चन है, इन द विल्फ्ले टेबल मेथड द पार्टिकल्स ऑफ द गैंग्लिया सेपरेटेड बाय डैश सेपरेशन मेथड। विल्फ्ले मेथड क्या था, याद आ रहा है? विल्फ्ले मेथड कौन सा था जिसके अंदर वो, हाँ, वो टेबल ऐसे क्या होता है, वाइब्रेट करता है और मट्टी अलग होती है, फिर पहले पानी डाला जाता है, अगर याद होगा तो उसके अंदर गैंग्वी का मतलब क्या होता है, जो कचरा होता है, वो कचरा जो होता है उसको किससे सेपरेट किया जाता है? वो अब ग्रेविटेशनल है, मैग्नेटिक तो नहीं है, फ्रॉथ फ्लोटेशन भी नहीं है, हाइड्रोलिक भी नहीं है, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन ले सकते हो यहाँ पर, काफ़ी सिंपल, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम है। सेकेंड वाला, गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सोने का पानी जिस चीज़ पर चढ़ाया जाता है, नकली सोने के ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं, तो एग्जाम्पल किसका है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एग्जाम्पल है वो, ठीक है, जिस पर सोने का पानी चढ़ाया जाता है। अभी आपको कहाँ मिलेगा? ये चैप्टर के आखिरी हिस्से में 2-3 छोटे छोटे पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कौन इसमें से गुड कंडक्टर है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की और थोड़ी सी तारीफ बता सकते हैं? ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है? कार्बन का एलोट्रोप है। ग्रेफाइट के साथ में ही हम दो चीज़ों को और पढ़ते हैं, कौन है वो? कार्बन और बकमिंस्टर फुलेरीन के बारे में पढ़ते हैं। कार्बन बोला, डायमंड के बारे में पढ़ते हैं और बकमिंस्टर फुलेरीन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। अब आते हैं ऑड वन आउट पर आते हैं, टिनिंग, एनोडाइजेशन, एलॉइंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन। ऑब्वियस सी बात है फ्रॉथ फ्लोटेशन आएगा क्योंकि ये सारे मेथड जो है ये वो करोजन के लिए हेल्प करते हैं। और फ्रॉथ फ्लोटेशन किसका है? वो तो सेपरेशन का ना, गैंग्वी को सेपरेट करने का है। ये तीनों मेटल को करोड करने से बचाते हैं। फ्रॉथ फ्लोटेशन तो उसमें नहीं आता। फ्रॉथ फ्लोटेशन याद है ना क्या होता था? एक बड़े से डब्बे में पानी डालते थे, तेल डालते थे, उसको घुमाते थे, फिर ऊपर क्या आता था, एक झाग आता था, उससे क्या होता था, जो पानी वाला चीज़ हो वो पानी के साथ मिल जाता था, जो तेल वाला है वो तेल के साथ मिल जाता था। इस तरह से उन दोनों को हम अलग कर देते थे, ये हमने पढ़ा है। आगे आते हैं इस क्वेश्चन पर, आउट ऑफ सोडियम एंड सल्फर विच इज़ अ मेटल एक्सपीरियंस रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सोडियम और सल्फर में से कौन मेटल? ऑब्वियसली सोडियम मेटल है। अगर आपने स्टार्टिंग के वो 20 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल से अगर याद किए तो आपको याद रहेगा कि सोडियम एक मेटल है। तो सोडियम एक मेटल और सोडियम का रिएक्शन, कोई भी मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन आपको याद रख लेना है, ठीक है। हाँ, अब इसके नीचे वाला जो क्वेश्चन है मार्च 2019 का है, लगने में बड़ा लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है पर उसका आंसर काफ़ी सिंपल है। A tapping vessel open in the tank like the container that is tapering on the lower side. The tank has an outlet for water on the upper side and a water inlet. ये इतना बड़ा पढ़ने से अच्छा मैं बता दूँ क्या लिखा हुआ है वो आप खुद से कर लेंगे। ये है वो, ये डिस्क्रिप्शन से ये वाला डायग्राम बनता है, आपने पढ़ा है ना। अगर आपने यहाँ पर सेपरेशन टेक्निक देखा है तो उसमें मालूम है आपको क्या होता है। क्या होता है इसके अंदर? नीचे से पानी को ज़ोर से मारते हैं, पानी मारने से क्या होगा, वो गैंग्वी उड़ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, बाकी जो बचेगा कॉन्सनट्रेटेड और बच जाएगा आपका, वो यहाँ से आ जाएगा, जो हल्का पार्टिकल है वो पानी मारने से निकल जाएगा। अरे मतलब ये वही है जो बाइक की सफाई करते हैं, वही तो है। वो बाइक की सफाई करता है तो क्या करता है, पानी को हाई प्रेशर से मारता है, उससे क्या होता है, धूल जितनी चिपकी होती है वो निकल जाती है। यहाँ नीचे से हाई प्रेशर से पानी मारो तो चिपका हुआ धूल निकल जाएगा, जो बचेगा वो आपका और बच जाएगा, हो गया। तो इतना लंबा चौड़ा वो हाइड्रोलिक सेपरेशन टेक्निक की बात कर रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा एनालिटिकल है और ये ऐसे क्वेश्चन जो है सन 2019 का, चाहे वो जुलाई का पेपर है या मार्च का पेपर हो, जुलाई के पेपर को डिफ़िकल्ट बनाता है। ये क्वेश्चन क्या है, इन 2 मेथड्स ऑफ कंट्रोल ऑफ करोजन ऑफ एल्यूमिनियम। हम 2 तरह से एल्यूमिनियम को करोजन से बचा रहे। करोजन तो समझते हो ना, किसी मेटल को उसके फॉर्म में ख़राब होने से बचाना, बराबर। आइदर अ लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज फॉर्म और अ सिल्वर प्लेटिंग इज डन ऑन द सर्फेस। मतलब एल्यूमिनियम को बचाने के लिए आप 2 तरीके कर सकते हो, या तो उसकी लेयर पर एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लगा दो, या तो उस पर क्या कर दो, सिल्वर की प्लेटिंग कर दो, सिल्वर की कोटिंग कर दो, ठीक है। तो स्टेट टू विच इलेक्ट्रोड द एल्यूमिनियम आर्टिकल इज अटैच इन दीज मेथड्स रेस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रोड मतलब कौन से मेथड में कहाँ पर, कब वो एनोड पर लगा हुआ है, कब वो कैथोड पर लगा हुआ है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये याद रखने वाला आंसर है। और दूसरी बात, अगर टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तभी आंसर लिख पाओगे, वरना 2 मार्क का है पर हार्ड क्वेश्चन है।
जब आप एल्यूमिनियम को कोट करते हो लेयर ऑफ ऑक्साइड से तो एल्यूमिनियम कैसे एक्ट करता है, एनोड की तरह एक्ट करता है। अगर आप उसको एक सिल्वर प्लेटिंग की तरह एक्ट करते हो, मतलब सिल्वर प्लेटिंग मतलब अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग देखा था ना, किसी चीज़ पे सोने का पानी चढ़ाना, तो चांदी का भी तो पानी चढ़ा सकते हैं। तो अगर आप एल्यूमिनियम की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तब एल्यूमिनियम को कहाँ रखेंगे आप, कैथोड पर रखेंगे। अगर आप एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर की ऑक्साइड लगा रहे तो उसको कहाँ रखेंगे, एनोड पर रखेंगे। इतनी बात याद रहेगी, ठीक। देखो परसों के दिन शायद हम पढ़ रहे थे, एक चीज़ पढ़ रहे थे, एनोड और कैथोड के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखो अभी एक न्यूमोनिक्स बताता हूँ, उसको याद रखो, ये शायद पहले बता चुका हूँ। पैनिक, देखो एनोड और कैथोड है ना, बदलता है। जैसे हम सेल की बात करते हैं ना, तो उसमें एनोड कैथोड बदल जाता है। और नॉर्मली जब हम वो कल उस दिन कोरोजन वाला क्वेश्चन कर रहे थे, याद है, बादल बना था रस्टिंग वाला, तो उसमें बदल जाता है। पर याद रखो ऐसे, पैनिक से याद रखो, यूजुअली एनोड कैथोड ही होता है, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव इज कैथोड। पैनिक याद रहेगा, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव इज कैथोड। पैनिक याद रखना है, पैनिक याद रहेगा, पॉजिटिव एनोड नेगेटिव कैथोड। अब दो तरह के आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, कैटायन। नेगेटिव आयन को क्या बोलते हैं, एनायन। याद रहेगा ना, अनियन नहीं, एनायन याद रहेगा, ठीक है। पैनिक याद रहेगा ना, वरना कहीं साइड में लिख के रख लो कि पैनिक का मतलब क्या है, कैटायन मतलब क्या है, एनायन मतलब क्या है, क्योंकि आगे के सवाल में आपको काम आएगा। ठीक है, हो गया, समझ गया ना। चलो अब ये वाला क्वेश्चन जो है, देखो 3 मार्क्स के लिए 3 पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट याद रखना ध्यान से, क्योंकि पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, आपको कई बार आता है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, एनोड नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना याद है, देखो उसकी शक्ल ऐसी दिखती है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना ऐसे दिखाई देता था, ये था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना, ये था। अब वो सवाल क्या पूछा, देखो, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना एनोड्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनोड को आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है, बार बार उसको बदलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड। एनोड से ऑक्सीजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन रिएक्ट विद ग्रेफाइट एनोड। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो डायग्राम है आपके पास, अंदर देखो ये ग्रेफाइट की लाइनिंग्स है अंदर, और ये एनोड है। ये क्या है, ग्रेफाइट का बना हुआ है, देखो एनोड लिखा हुआ है ना, ग्रेफाइट लिखा हुआ है। तो बार बार क्या होता है, जब भी एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ये होता है, क्या पता तुमको याद है या नहीं, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, वरना शायद नील बटे सन्नाटा हो रहा होगा। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है हम एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में लेना चाहते हैं, बराबर है। एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में लेना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि एल्यूमिनियम में कुछ मिक्स होगा। तो एल्यूमिनियम का रॉ फॉर्म कौन सा होता है, याद है जो, हाँ, तो क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3, ठीक है। आपको इससे क्या निकालना है, प्योर एल्यूमिनियम निकालना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना का मकसद क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, वो प्योर एल्यूमिनियम निकालने के लिए। प्योर निकालने के लिए कुछ इम्प्योर निकालना पड़ेगा ना, तो उसमें इम्प्योर क्या है, ऑक्सीजन है, वो मेरे को निकालना है। बैकग्राउंड समझ रहा है कहानी का, तो आपको आंसर समझ आएगा अभी, अगर बैकग्राउंड समझा तो आंसर समझ आएगा। आंसर में क्या है, देखो, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना करते हैं तो ऑक्सीजन गैस कहाँ लिबरेट होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन रिएक्ट विद द ग्रेफाइट रॉड। अब एनोड बना ही किसका, एनोड है क्या, ग्रेफाइट रॉड है। तो ग्रेफाइट रॉड से कौन रिएक्ट कर जाता है, ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है। थस द मास ऑफ द ग्रेफाइट रॉड डिक्रीजेज ओवर दैट टाइम। और उससे क्या होता है, बार बार जब ऑक्सीजन ग्रेफाइट से रिएक्ट करता है तो ग्रेफाइट का रॉड क्या होता है, पतला हो जाता है। जब वो पतला हो जाएगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं ना, रिएक्शन होने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चाहिए। जब आपने एनोड को ग्रेफाइट रखा है तो एनोड पॉजिटिव की तरह एक्ट करेगा, है ना। तो अगर एक टर्मिनल ही गायब हो गया तो रिएक्शन होगा नहीं। इसीलिए हर वक्त से वक्त में आपको क्या करना पड़ेगा, वो ग्रेफाइट के रॉड को क्या करना पड़ेगा, बदली करना पड़ेगा। कहानी समझ आई, फिर से बताओ क्या हुआ था, हम कर क्या रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना में होता क्या, ये बताओ। हम एल्यूमिनियम के प्योर फॉर्म को निकालते हैं, तो उसमें इम्प्योर चीज़ क्या है, ऑक्सीजन। हमको उसको निकालना है, उसको निकालने के लिए हम एक सेटअप लगाएंगे। अगर कोई भी सेटअप लगाते हैं उसमें एनोड और कैथोड होता है,
और हम क्या पढ़े, पैनिक। पैनिक का मतलब पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, ये हमने पढ़ा है पैनिक में, बराबर। अगर हमने ये बात पढ़ी है तो इसका मतलब ये है कि अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब रिएक्शन के लिए एनोड कैथोड दोनों लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही रिएक्शन शुरू होता है तो हमारा एनोड क्या, ग्रेफाइट है। अब रिएक्शन शुरू होता है तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होता है उसी एनोड पर, और वो ऑक्सीजन गैस ग्रेफाइट को खाना क्या करता है, इस तरह से शुरू कर देता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट का रॉड क्या होगा, कम होगा। अगर वो कम होगा तो आगे का रिएक्शन हो नहीं पाएगा, इसलिए टाइम टू टाइम हमें नया ग्रेफाइट का रॉड उसमें लगाना पड़ता है। क्लियर हुई बात? तो इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलॉइंग। बताने की ज़रूरत नहीं है एलॉइंग पे क्या होता है, काफ़ी आसान सा प्रोसेस है। क्या होता है एलॉइंग में, है ना, हम मेटल के अंदर और मेटल्स को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जैसे कि एलॉइंग का सबसे बेहतरीन एग्जांपल क्या है, स्टेनलेस स्टील। आपके घर पे जो बर्तन है वो स्टील के नहीं है, किसके, स्टेनलेस स्टील के। क्या मतलब है उसका, उस दाग नहीं लगते, स्टेनलेस लिखा हुआ है ना, तो उसके अंदर सिर्फ स्टील नहीं है और भी चीज़ें हैं। तो एलॉइंग का डेफिनेशन देख रहे हो, द होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म बाय मिक्सिंग अ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल इन सर्टेन प्रोपोर्शन। ठीक है, आप किसी मिक्स करो मेटल या अदर विद अदर मेटल और नॉन मेटल, मतलब किसी मेटल को मेटल में मिलाओ या किसी मेटल को नॉन मेटल में मिलाओ और एक सर्टेन प्रपोर्शन में मिलाओ। प्रपोर्शन मतलब अगर इसका 3 डाला है तो 3 पे उसका 1 ही आएगा, उसका 4 डाला है तो 4 पे 2 ही आएगा, ऐसे कुछ। Majority of the metallic substance used presently in the form of alloys. The main intention behind this is to decrease the intensity of the corrosion of metal. मेजरली हम लोग अक्सर बार एलॉय ही यूज़ करते हैं, प्योर मेटल को यूज़ नहीं करते, क्योंकि उसको किससे बचाना है, करोजन से बचाना है। ठीक है, करोजन क्या होता है आपको मालूम है। ठीक है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज का एग्जाम्पल याद रखो। इस एग्जाम्पल का एमसीक्यू भी आ सकता है कि ब्रोंज एक एलॉय है जिसमें 90% कार्बन कॉपर है और 10% क्या है, टिन। टिन माने पत्थर। ब्रोंज स्टैचूज डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सन एंड रेन। ठीक है, ब्रोंज का स्टैचू जो होता है वो सन और रेन से क्या होता है, इफेक्ट नहीं करता। स्टेनलेस स्टील डज नॉट गेट स्टेन विद एयर और वाटर एंड डज नॉट गेट रस्ट। इट इज एन एलॉय मेड फ्रॉम 74% आयरन, 18% क्रोमियम एंड 8% कार्बन। अब ये खुद पढ़ के समझ सकते हो। इन रिसेंट टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ एलॉयज आर यूज फॉर मिंटिंग कॉइन्स। मतलब कॉइन जो बनाए जाते हैं अक्सर बार किससे बनाए जाते हैं, एलॉयज से बनाए जाते हैं। ठीक है, हो गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, रिएक्टिविटी सीरीज, इसको ज़रा भी हल्के में मत लेना। इससे आसान क्वेश्चन को याद नहीं सकता था, सब डायरेक्टली लिखा हुआ है। ये आपको एग्जाम में पूरा क्वेश्चन आया। क्या बोला है, ऐसे 2 मेटल बताओ जो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं। पहले एक सॉरी पहले ये बताओ कि ये इसका मतलब क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। अक्षय कुमार खुद ही मारा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हैं क्या हो रहा है ना। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम किस किस से रिएक्ट करेंगे, वाटर से, एसिड से, ऑक्सीजन से। ठीक है, इसमें गोल्ड है, किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा, बराबर है। ये बात समझ में आ गई। ये चार्ट का मतलब ये है यहाँ पर। अब पहला क्वेश्चन, नेम 2 मेटल विच रिएक्ट विथ मेटल वाटर। वाटर क्या रिएक्ट करने वाले 2 मेटल कौन है, पोटेशियम, सोडियम को ले लो। नेम 2 मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है, यहाँ वाले को मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। नेम द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल एंड द मोस्ट लेस रिएक्टिव में। लेस रिएक्टिव में तो गोल्ड आ जाएगा, हाईली रिएक्टिव में सबसे ज़्यादा पोटेशियम है ऊपर। हो गया, 3 मार्क मिल गया। कितना आसान था। ठीक है, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आते हो तो बेवकूफ़ी है, ना कोई फॉर्मूला है ना कोई आंसर रटना है, कुछ नहीं है। पर आप ये पैटर्न देख लीजिए कि रिपीट होने वाले क्वेश्चन काफ़ी कम है, उसके क्वेश्चन पर बेस्ड बिल्डअप होने वाले क्वेश्चन और ज़्यादा है। ठीक है ना, उस पर बिल्डअप होने वाले क्वेश्चन ज़्यादा है। इसीलिए आपको एक चीज़ और, एक गोल्डन टिप याद रखिए, जब आप साइंस का रिवीजन आपका पूरा हो जाएगा और सैम्पल पेपर देखेंगे आप, किसी और का स्कूल का सैम्पल पेपर उठा के देखें। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन की जितनी वैरायटी आप करेंगे आपको उतना अंदाज़ा होगा कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, अगर साइंस 1 के आप 10 सैम्पल पेपर कर रहे हैं, मतलब 5 प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं और 5 नवनीत या टारगेट से कर रहे हैं, ऑलमोस्ट आप पूरा कर चुके हैं। 5 साल के तो मैं ही करा रहा हूँ यहाँ पर, 5 साल के आपने 3-4 क्लास में प्रिपेयर किए, हो गए ना 10। ठीक है, अब रैंडमली एक पेपर उठा के सॉल्व करना है, आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि आप 10 पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं। कॉपर वेसल ग्रीनिश और सिल्वर आर्टिकल काला क्यों हो जाता है, ऑक्सीजन की लेयर आ जाती है, उसके बाद हो जाता है। ठीक है, वो नहीं बताऊँगा। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ये वाला क्वेश्चन आया तो ये बोल सकता हूँ कि डिफिकल्ट हो जाएगा। हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस, एग्जाम से पहले शायद वीडियो के थ्रू या अगर क्लास का रिविजन ले पाया एग्जाम के बीच में कभी, तो मैं फिर से पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, अभी तो टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखो
ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस डायग्राम को देखना है और आंसर करना है क्वेश्चन को। तो ये डायग्राम अभी मालूम है अपने को किसका डायग्राम है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिना। अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, 2 मिनट पहले यार, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है देखो, अब इसमें बड़ी जालिम सी चीज़ पूछ ली, बोल दिया एनोड का रिएक्शन लिख दो, कैथोड का रिएक्शन लिख दो, ये पर्पस ऑफ क्रायोलाइट और फ्लोर स्पार्क क्यों मिक्स किया जाता है। तीसरे का आंसर तो बच्चे लिख देते हैं क्योंकि गिव रीजन में कहीं ना कहीं मिल जाता है। ऊपर के 2 आंसर बच्चे यूजुअली नहीं लिख पाते और छोड़ देते हैं यूजुअली इसको आंसर को, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या ये देखो, मैं पहले रिएक्शन को समझा देता हूँ। ये रिएक्शन से बच्चे भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या, इस रिएक्शन के अंदर हमको मालूम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड टूटेगा, एल्यूमिनियम अलग होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। जब एल्यूमिनियम अलग होगा ठीक है, तो ये जब एल्यूमिनियम अलग होगा तो ये कुछ ऐसा अलग होगा, Al3+। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। यानी कि नॉर्मली जब सिर्फ एल्यूमिनियम होता है, हाँ, तो उसके पास 13 प्रोटॉन है और 13 क्या है? इलेक्ट्रॉन है, बराबर। अगर एल्यूमिनियम इस स्टेट में आ गया, Al3+ हो गया, इसका मतलब क्या बताओ अभी? 13 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। ये आपके दिमाग में आना चाहिए। रिएक्शन में कभी प्रोटॉन का नंबर चेंज नहीं होता। अरे रिएक्शन किसके आवन जावन से होता है? इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कुछ रोल नहीं है इसके अंदर। घर का एक फर्द जो काम करता है इसमें वो कौन है? इलेक्ट्रॉन। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कोई काम नहीं कर रहे हैं। बात क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक का समझने ही जर्नी। नॉर्मल जब इलेक्ट्रॉन बैठा तो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये आगे यहाँ पे 13 इसके पास है, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब ये स्टेट के अंदर ये 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, या ये 3 का चार्ज मतलब क्या है? अब इस 3 का चार्ज मतलब ये है कि इसके 3 इलेक्ट्रॉन अभी शॉर्ट है भाई, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो दे चुका है, इसलिए +3 का क्या आया है? चार्ज आया। अब क्या है, नॉर्मल एक साइंस का रूल है, दुनिया की आधी साइंस इसी में मैं आज आपको पढ़ा देता हूँ। आधी साइंस आपकी यही है, दुनिया की हर बॉडी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहती है। इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे आपका इक्विलिब्रियम में जाके आराम से सो जाना, ये पंखा रुकना चाहता है ना, मैं भी जाके आराम करना चाहता हूँ, ये बोर्ड बंद होना चाहता है। वैसे एल्यूमिनियम के पास +3 चार्ज है तो क्या चाहता है? सिर्फ एल्यूमिनियम बन जाए। वो अभी ये बना, वो चाहता क्या है? ये बने, है ना। भले से तुमको लगेगा अरे +3 तो हो गया है, +3 हो गया, पर एल्यूमिनियम का स्टेबल स्टेट कौन सा है? ये। तो एल्यूमिनियम जाना कहाँ चाहता है? वहाँ पर। जैसे आप घर, जैसे स्कूल छुट्टी है तो आपका स्टेबल स्टेट क्या है? घर जाना। तो एल्यूमिनियम का स्टेबल स्टेट है ऐसे आना। तो एल्यूमिनियम चाहता है भाई कि अब वो क्या बोलेगा, बोलो। एल्यूमिनियम 3+ है तो अब क्या बोलेगा? मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो। उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया ना पहले, तभी पहले एल्यूमिनियम ऐसे ही था, फिर उसको 3 चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि जब वो टूटा तो टूटने में बंटवारा हुआ, और बंटवारे होने पे क्या किया? उसने बोला जा, मेरे हिस्से में माँ आई, तेरे हिस्से में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो उसने क्या कर दिया? 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब उसने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, वो तो अनस्टेबल है ना, अब वो चाहता है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन मुझे मिले। तो उसको मिलने के लिए अब इलेक्ट्रॉन सबको बोल रहा है, एल्यूमिनियम सबको बोल रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? दे दो। अब इलेक्ट्रॉन देने के लिए देखो रिएक्शन कैसा लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर अभी कैथोड वाले रिएक्शन को पहले देख लो। ये 3+ है यहाँ पर, तो क्या करेगा कैथोड? उसको कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन की कितनी माइनस साइन? 3 माइनस साइन। इस पर कितनी प्लस साइन है? 3 प्लस साइन। 3 प्लस साइन 3 माइनस साइन, खटाक कैंसिल। एल्यूमिनियम रेगुलर स्टेट में आ गया। आया कि नहीं आया? अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो किसने हड़पा था? वो किसके पास गया होगा? ऑक्सीजन के पास गया होगा कहीं ना कहीं। और ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता, O नहीं होता ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमेशा क्या होता है? O2। क्यों ऐसा भाई? ऑक्सीजन ऐसे ही आता है, वो 2 के साथ ही आता है, होता ना। क्लासरूम में 2 सहेलियाँ होती है, 2 दोस्त होते हैं, वो साथ ही में आते हैं, साथ ही में जाते हैं। आदिल यूसुफ चलो, है ना, होता है, ठीक है। अच्छा शर्माओ मत चलो हाँ, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो O2 साथ में होगा। अब एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को हड़पा है, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन हड़पेंगे? 4। तो अब ऑक्सीजन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, पर इसको भी बदहज़मी हो गई, बोले 4 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो किसके पास जाएगा? एनोड के पास जाएगा। पॉजिटिव एनोड होता है ना, तो नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास ही तो चिपकेगा ना जाके। तो पॉजिटिव एनोड, तो ये इसके पास जाएगा, बोलेगा 4 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो अब ये इसमें से 2 2 सा कितना हो गया? 4। 4 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए यहाँ से, और ऑक्सीजन भी कौन से स्टेट में आ गया? स्टेबल स्टेट में आ गया। कहानी समझे?
एक बार फिर से कहानी छोटे से रूप में दोहरा देता हूँ कि मैंने क्या बोला। ठीक, मैंने बोला कि हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड था, इसको कहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, धुम डाल दिए। अब क्या होगा, डिशुम, अलग होंगे। कौन अलग होगा, एल्यूमिनियम अलग होगा और ऑक्सीजन क्या होगा, अलग होगा। दोनों में पहले खींचातानी हुई थी, फिर बीच की कहानी तो सुना दूँ। एल्यूमिनियम बोला जा मेरे पास माँ, तेरे पास इलेक्ट्रॉन, दे दिया इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब एल्यूमिनियम मांग रहा है बेचारा इलेक्ट्रॉन, दे दो ताकि वो स्टेबल हो। तो कैथोड के पास जाता है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन क्या हो जाता है, स्टेबल। अब बाद में ऑक्सीजन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उसको भी देना है, तो किसको दे देगा, एनोड को। तो दोनों सेटल हो जाएंगे, एक कैथोड पे पहुंच जाएगा, एल्यूमिनियम आपको कैथोड पे मिल जाएगा यहाँ पर, और एनोड पे कौन मिल जाएगा आपको, ऑक्सीजन मिल जाएगा। रिएक्शन समझा। तो यहाँ पर एंड में पहले जब दोनों आपस में मिले हुए थे, Al2O3 था, तब भी स्टेबल थे। रिएक्शन के बाद एल्यूमिनियम अलग हुआ और ऑक्सीजन भी क्या हुआ, अलग हुआ, और तब भी क्या हुआ, स्टेबल हुआ। याद रहेगी, पक्की बात है। एग्जाम के टाइम पे याद नहीं आया तो वीडियो है 2x पे चला लेना, देख लेना, भूल जाएगी आप। अरे तुमको पढ़ाने से पहले मैं भी 5 मिनट देखा हूँ उसको कि क्या बताना है तुमको, क्योंकि इतनी बार पढ़ाने के बाद मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ, भूल जाएंगे आप। ठीक है, तो आपके पास वीडियो है तो देख लेना, अगले साल वालों को भी मैं यही दूंगा। हाँ समझ गए। अब इसके नीचे तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार्क क्यों मिक्स किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 2000 डिग्री सेल्सियस। अब 2000 डिग्री तक गर्म करेंगे तो फ्यूल बहुत चला जाएगा, पैसा बहुत खर्चा हो जाएगा, तो आपको उसके अंदर क्रायोलाइट या फ्लोरस्पार्क को डालेंगे, जिससे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाने के बाद 1000 डिग्री तक आ जाएगा, तो आपका फ्यूल बच जाएगा। तो इसलिए क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार्क को यूज़ किया है। तो अगर आप आंसर समझ लिए तो ये कोई रिएक्शन रटने वाला है ही नहीं, बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। कहानी समझ आ गई ना, पक्का कहानी याद रखनी है, रिएक्शन नहीं, पक्का हो गया। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता है, बच्चे रोते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। नेम द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, याद रखना एकदम रट्टा बाय हार्ट। बॉक्साइट एग्जाम में मिला होगा कहीं ना कहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि आए नहीं हो। बॉक्साइट हो गया। व्हाट आर द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, आपको याद रखना है। सिलिका है, फेरिक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। ठीक है, इसको देखो, मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं PDF खोल के खाली रीड कर रहा हूँ आपके लिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, वरना कई बार टाइम पास हो जाता है, बच्चे वीडियो तो लगा लेते हैं, पर वो PDF के अंदर वो खाली रीड कर रहा होता है, और बच्चे को मालूम ही नहीं कि वो खाली रीड कर रहे हैं, वो देख के रीड कर रहा है और क्या कर रहा है। चलो, तो वो ज़रा आपको मैं मतलब अब नाम तो नहीं बोल सकता, ठीक है। चलो, आप नए नए है इधर अभी, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन एक ही पेज है क्या? हाँ, ये तो मैंने एग्ज़ाम के रेगुलर लेक्चर में ही बोला था। मेटलर्जी और गैंगवी के डेफिनेशन है भाई, पढ़ के जाना है। बहुत ही सिंपल से डेफिनेशन है, पढ़ के जाए, रोने का नहीं। सिंपल डेफिनेशन है, पढ़ के जाएँ। नेक्स्ट वाला, लेमन और टैमरिंड इज यूज फॉर क्लीनिंग द कॉपर वेसल टर्न ग्रीनिश। मैं इसको नहीं बताऊंगा, पढ़ लेना, सिंपल सा है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है। वाई NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, बताएगा कोई? 9वीं में बड़ा है। NaCl एक आयोनिक कंपाउंड क्यों है? आयोनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, दिए जाते, शेयर नहीं होते। क्यों होता है ऐसा? सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बोलो? अरे 11 है ना, 2 8 1 बना। क्लोरीन का क्या बना बोलो जल्दी? 2 8 7 बना, बराबर। तो सोडियम बन गया 2 8 1, क्लोरीन बन गया 2 8 7 बन गया। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो सोडियम कैसा दिखेगा? 2 8। क्लोरीन कैसे दिखेगा? 2 8 8। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का